आस्था, अध्यात्म और संस्कृति, इन तीनों का संगम है हर 12 साल पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ संगम नगरी प्रयागराज में हो चुका है महाकुंभ का आगाज। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। धर्म और आस्था का यह महाकुंभ देश की इकोनॉमी के लिहाज से भी काफी अहम है। इंडस्ट्री के मुताबिक इस मेले से 4 लाख करोड़ रुपए के कारोबार और आय की उम्मीद है। टूरिज्म, टूर एंड ट्रैवल, होटल इंडस्ट्री के साथ साथ स्थानीय इकोनॉमी को भी काफी फायदा होगा। तो महाकुंभ के इसी अर्थशास्त्र पर हम करेंगे खास चर्चा अपने एक्सपर्ट्स के साथ ही अपने रिपोर्टर आशुतोष सिंह से महाकुंभ की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट भी हम लेंगे। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को शामिल कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडिया एंड शॉर्थोल हॉलीडेज थॉमस कुक और एसओटीसी ट्रैवल के नीरज सिंह देव, साथ ही ICCdirect.com के पंकज पांडे भी आगे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इनफैक्ट पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर, और आपको लोहड़ी की भी शुभकामनाएं। महाकुंभ का कह सकते हैं कि महा आगाज हो गया है संगम नगरी प्रयाग में, इसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नीरज जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। मतलब इस स्केल पर शायद पहले लोगों ने कुंभ देखा नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई, लग्जरी के भी साधन है। कुंभ वैसे अध्यात्म का, संस्कृति का, सोच का संगम है, लेकिन लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है और लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है कम से कम रिलीजियस टूरिज्म की तरफ, और जो अनुमान है ये कि 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे संगम में स्नान करने महाकुंभ के मौके पर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप इसको टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए देख रहे हैं, और सिर्फ कुंभ तक नहीं, आगे भी कितना ये पुश करेगा ओवरऑल बिजनेस को? धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल व्यूअर्स ऑफ ईटी नाउ। आपने एक एक्चुअली बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है। सबसे पहले सभी दर्शकों को महाकुंभ की, आज महाकुंभ की शुरुआत है तो सभी को बधाई। महाकुंभ एक स्पेक्टिकल है, इसको आप जर्नी ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं। इतना बड़ा पीसफुल कॉन्ग्रेगेशन, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन दुनिया में कहीं पर भी ये चीज जो है अनपैरेलल है, ये अद्भुत है। तो इसीलिए महाकुंभ की जो ब्यूटी है, जो महाकुंभ का जो शोकेस है, वो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट आप कह सकते हैं जनवरी महीने का वर्ल्ड वाइड आप बोल सकते हैं। और टूर एंड ट्रैवल में सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट, जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती है वो है टूर एंड ट्रैवल। जब मैं टूर एंड ट्रैवल की बात कर रहा हूँ तो काफी सारी फ्लाइट कनेक्शन जो है, स्पेशली कुंभ के दौरान जो है, कई स्टेट की राजधानियों से जो है नॉन स्टॉप फ्लाइट्स जो हैं एयर इंडिया ने लॉन्च करी हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने की हैं, इंडिगो ने की हैं, आकाशा एयरलाइन ने की हैं। और उसके साथ वहां पे कम से कम 1 लाख से ज्यादा टेंट्स लगे हुए हैं जहां पर जो है यात्री आ सकते हैं। और ये टेंट्स अलग अलग वैरायटी में आपके पास उपलब्ध हैं, और उसमें बजट है, उसमें डीलक्स कैटेगरी के हैं, उसमें प्रीमियम है, उसमें लग्जरी टेंट्स भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा लोग जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, जिन आश्रमों से आश्रम में रह के जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं, आश्रम के कार्यक्रमों के साथ वो शामिल हो सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा यूएसपी है। तो कई लोग जो है आश्रमों में भी जो है रह रहे हैं। और उसके अलावा जो एंसिलरी जो इंडस्ट्री है, आपका फूड एंड बेवरेजेस का है, रेस्टोरेंट्स का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, बस ट्रांसपोर्ट है, कार ट्रांसपोर्ट है, इससे इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके अलावा क्योंकि प्रयागराज की जो लोकेशन है वो इतनी स्ट्रेटेजिक और इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ आपका अयोध्या है, दूसरी तरफ आपका काशी बनारस है, तो उसकी वजह से भी जो है काफी लोग, हम जो देख रहे हैं, हमारे साथ जो बुकिंग्स का ट्रेंड हम देख रहे हैं, न केवल वो कुंभ जा रहे हैं, उसके अलावा वो जो है अयोध्या के राम मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं, या काशी में जा रहे हैं, गंगा माँ की जो बोटिंग होती है, गंगा माँ की आरती अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल अटेंड विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक पूरा सर्किट और एक पूरा ट्रिप जो है ये तैयार हो गया है। तो ये क्या करता है कि न केवल कुंभ के दौरान, बट कुंभ के आने के, कुंभ के जाने के खत्म होने के
बाद 26 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान के साथ कुंभ संपन्न होता है। तो उसके अलावा भी जो है ये यात्राएं और ये जो रिलीजियस ट्रिप्स जो भारत के डिफरेंट डिफरेंट कोने में इसकी जो डिमांड है, वो मेरी आशा है कि वो बढ़ी रहेगी और उसमें बहुत सारे यात्री जो हैं उनको विजिट करेंगे। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए। और एक और अच्छी चीज़ जो हो सकती है महाकुंभ से, क्योंकि अगर हम पिछले 4-6 महीने की बात करें तो लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, क्या वो मंदी की चपेट में, क्या वहाँ पर सुस्ती है, क्या ये महाकुंभ उसको थोड़ी रिवाइव करेगा? क्योंकि अनुमान ये है कि अगर हर श्रद्धालु 5,000 रुपये भी खर्च करता है, जो कि आज के ज़माने के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, तो 2 लाख करोड़ रुपए की आय होगी। अगर इस रकम को बढ़ा के हम 10,000 रुपये अगर कर लें तो 4 लाख करोड़ रुपए की आय संभव है। आपसे समझना चाहेंगे पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक शहर से, एक कांग्रेगेशन से ये जो बूस्ट मिलने वाला है, देखिए धर्म, आस्था, संस्कृति का समागम निश्चित तौर पर महाकुंभ है, लेकिन क्या इकोनॉमी के लिहाज से आपको लगता है कि ये ग्रामीण और जो सेमी अर्बन एरियाज में थोड़ी सी कंजम्पशन को लेकर चिंताएं उभर के सामने आ रही थी, हमने कंपनीज के आंकड़ों में भी वो चीजें देखी है, उनकी कमेंट्री में भी देखी है, ये थोड़ा बूस्ट करेगा सेंटिमेंट को? जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक अगर आप पिछला महाकुंभ देखते हैं, 2013 में हुआ था, करीब 10 करोड़ श्रद्धालु आए थे और उस समय जो कैटेगरीज देखी गई थी, मैं एचयूएल का एग्जांपल देना चाहूंगा, तो करीब 55 दिन चला था और एचयूएल का जो रेवेन्यू ग्रोथ था Q4 में FY13 में करीब 13% हो गया था, जो इससे पहले इनका एक क्वार्टर पहले 7 या 8% का ग्रोथ था। तो कहीं ना कहीं जब भी ये ऐसे अवसर आते हैं तो एक आपको कंजम्पशन का बूस्ट तो मिलता ही है। एंड उसमें भी अगर आप कैटेगरी स्पेसिफिक बात करें तो जैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला जो सेगमेंट था, वहां पे भी डबल डिजिट ग्रोथ हो गया था। एंड उसके पहले 1-2 क्वार्टर अगर आप देखें तो ग्रोथ सिंगल डिजिट में था। एंड तो ओवरऑल एक आपको कंजम्पशन का बूस्ट तो मिलता ही है। जैसे आपने बताया कि 40 करोड़ लोग हैं, अगर 5,000 रुपए के हिसाब से भी खर्चा करते हैं, जो कि बहुत बड़ा आय नहीं है, उसके हिसाब से भी आप 2 लाख करोड़ का एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हालांकि वो अलग अलग कैटेगरीज में जाने वाला है, बट इसको आप परमानेंट नहीं मान सकते, बिकॉज जैसे ही महाकुंभ खत्म हुआ तो ओवरऑल जैसे एचयूएल का अगर आप ग्रोथ देखेंगे उसके एक क्वार्टर के बाद में अगेन वो सिंगल डिजिट में आ गया था। तो मेरे हिसाब से ये इवेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट क्षणिक है। मैं इसको ये नहीं मानता कि उसकी वजह से आप उनके नंबर्स रिवाइज करने वाले हैं, बट यस, एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, जिस क्वार्टर में ये इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि इस बार Q4 में होगा, तो Q4 में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनको डेफिनेटली फायदा होगा। देखिए कुछ कैटेगरीज हैं जो डेफिनेटली फायदे में रहने वाली हैं। उनमें आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हो गया, देन आपका स्नैकिंग कैटेगरीज हो गया, बिस्किट्स हो गया। आई थिंक ये सब कैटेगरीज में डेफिनेटली ग्रोथ बेहतर निकल के आने वाली है। बट ये ट्रेंड मान लिया जाए कि ये सस्टेन करेगा या ये एक परमानेंट एंकर देने वाला है फॉर रूरल इनकम टू ग्रो अप, आई थिंक उसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो अभी तक तो नहीं मिला है। ठीक है पंकज जी, अच्छा एक थोड़ा सा ना अजम्पशन ले लेते हैं कि मान लीजिए थोड़ा रिवाइव चीज़ें यहाँ से करती हैं और हम देख रहे हैं कि बाजार का मूड भी थोड़ा सा डामाडोल है। कहाँ 26,000 का इंडेक्स था और वहाँ से गिरते गिरते अब हम 23,000 के आसपास उसके मुहाने पर आकर खड़े हैं। तो थोड़ी से लोगों को ना बाजार से एग्जिट तो नहीं लेंगे, लेकिन चर्निंग ज़रूर करेंगे और करनी भी चाहिए। क्या ये सही वक्त है? अगर आपको लगता है कि एफएमसीजी में वैल्यूएशन अगर ठीक ठाक है, क्या थोड़ी सी पोर्टफोलियो में शिफ्ट करने की जरूरत है, थोड़े डिफेंसिव्स की तरफ? क्या एफएमसीजी, क्योंकि फार्मा कंपनीज का भी एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो होता है जो कंजम्पशन डिपेंडेंट होता है, क्या वहां पर जाना चाहिए या फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी? तो देखिए एफएमसीजी कंपनीज का अगर आप मार्जिन प्रोफाइल देखेंगे तो करीब लाइफ टाइम हाई मार्जिन के पास में है। कोई बहुत ज्यादा मार्जिन में प्रेशर नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ जरूर इम्पैक्टेड है, बट कहीं मुझे लगता है कि कंपनीज ने क्योंकि एक प्रीमियमाइजेशन का रास्ता पकड़ा हुआ है, तो उसमें ऑब्वियसली आपके जो मास कंजम्पशन होते हैं वहां पे इम्पैक्ट होता है, और उसमें आपके जो लोकल ब्रांड्स हैं वो शायद रिलेटिवली बेहतर करते हैं। तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी में ओवरऑल जो वॉल्यूम प्लस प्राइस का जो कॉम्बिनेशन का ग्रोथ है वो मेरे हिसाब से डबल डिजिट क्रॉस करता हुआ नहीं लगता। देखिए ये क्रॉस कब करेगा, जब आपके रीजनल जो सरकारें हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं काफी सारे
पॉपुलिस्ट पॉलिसीज लेके आती हैं, या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बजट आ रहा है, अगर कल के आपके जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं वो बढ़ाए जाते हैं, तो वो एक डेफिनेटली बूस्ट कर सकता है, एंड वो फिर डिसाइड करेगा क्राइटेरिया टू अपग्रेड एफएमसीजी एज अ पैक। जब तक वो नहीं होता है तो मैं ऐसा नहीं मानना चाहूंगा कि एफएमसीजी आउट परफॉर्म करने वाला है। हालांकि यस, अभी आप मार्केट में देखिए, बोथ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से मार्केट रडरलेस रहा है, एंड मेरे हिसाब से वो फॉर सम टाइम चलने वाला है। ग्लोबली आई थिंक वी ऑल नो दैट कि डॉलर इंडेक्स बढ़े जा रहा है बिकॉज एंग्जाइटी लेवल ज्यादा है यूएस में, एक एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा। इंडिया में जो 5% फर्स्ट हाफ में ग्रोथ था, वो ग्रोथ थोड़ी बेहतर आने की उम्मीद है, बट इतनी बेहतर भी नहीं आ रही कि जिसकी वजह से बाजार का एक मूड पलटे। बट मेरे हिसाब से एफएमसीजी के लिए ओवरऑल अभी भी वो एक शिफ्ट, टैक्टिकल शिफ्ट नहीं निकल के आता है। तो बजट आ रहा है, एंड मैं पिछले 7-8 साल से हम लोगों ने देखा है कि सरकार का जो एक बजट का टेम्पलेट है वो केपेक्स ओरिएंटेड रहा है। तो मैं मानना चाहूंगा कि सेकेंड हाफ एंड ये पूरा साल, क्योंकि इलेक्शंस का मैं तो जो कैपेक्स लेड टेम्पलेट वाले जो सेक्टर्स जो बेनिफिट करेंगे वो ही सेक्टर्स इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए। आई थिंक वो रिलेटिवली बेटर निकल के आते हैं। और उसमें अगर मैं एक ऐड करना चाहूंगा तो बैंकिंग भी रिलेटिवली मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है, प्लस ओवरऑल आगे जाके एक्सपेक्ट करूंगा मैं कि ग्रोथ उनकी रिवाइव होगी। बहुत बढ़िया सर। नीरज जी आपके पास आएंगे, लौटेंगे और ये समझने की जरा कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए चर्चाएं हो रही हैं कि नहीं खपत को लेकर थोड़ा तनाव है, लेकिन क्या ये ट्रांजिटरी है? आपसे जरा समझेंगे कि लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न कैसा है, क्योंकि आप हॉलीडे से टूर एंड ट्रैवल वाले सेगमेंट में डील करते हैं, और ये चीज़ ना जब लोग स्पेंड करते हैं संभल के तो सबसे लास्ट में चीज़ें आती हैं। क्या वहां पर डेंट लग रहा है ये जानेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, प्रयागराज चलते हैं और वहां से हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने बहुत ही एक खास दिलचस्प रिपोर्ट भेजी है। पहले रिपोर्ट देखते हैं फिर आपके पास आएंगे। आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम तट पर पहुंच रहे हैं, और मेरे पीछे ठीक ये देखिए ये तस्वीरें, किस तरीके के श्रद्धालुओं का जो रेला है वो संगम तट की ओर चला आ रहा है। और ये कहाँ से आप आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए, नासिक। महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र वाले तो बहुत इकोनॉमिकली होते हैं, अर्थव्यवस्था को समझने वाले होते हैं। इस तरीके के जब आयोजन होते हैं तो क्या लगता है आपको कि अर्थव्यवस्था को कितनी रफ्तार मिलती है? ज्यादा रफ्तार बढ़ेंगे, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा और बड़ा बड़ा प्रमाण से ज्यादा ये होगा। दुकानदार भी इस समय, सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है वो बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था किया है। धार्मिक आयोजन के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, उनको भी एक तरीके से रोजगार मिल रहा है। नहीं, सबको मिलता है ना, सबको मजदूरी मिलता है। अभी मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा काम किया। अभी सब साधु संतन के है ना, साधु संतांचा सर्वांना आशीर्वाद मिळाला आहे। आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये बोला ये विश्व में रिकॉर्ड होगा, बोला ये विश्व रिकॉर्ड होगा। चाहे ई रिक्शा वाले हों, चाहे ऑटो वाले हों, हर किसी को इस वक्त रोजगार मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे महाकुंभ ने और देश की अर्थव्यवस्था को भी एक रोज रफ्तार देने का काम किया है। ठीक है, निश्चित तौर पर एक अलग ही छवि, एक अलग ही छटा होती है महाकुंभ के मौके पर। मैं 2001 के महाकुंभ में प्रयागराज में रहा हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि वहां पर क्या वो फील होता है। नीरज जी, एक आखिरी क्वेश्चन और आपसे थोड़ा संक्षेप में जवाब चाहेंगे। ऐसी चर्चाएं हो रही कि लोग ना अब जो खर्च है थोड़ा संभल के कर रहे हैं, और होता है ना कि लग्जरी पे लोग बाद में ही सोचते हैं सबसे। क्या आपके आंकड़ों में आपके पास जो बुकिंग्स आ रही हैं, जो इंक्वायरीज आ रही हैं, इसमें आपको कोई स्लो डाउन दिख रहा है, या फिर कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है अभी? अभी तक के जो हमारे पास फॉरवर्ड सेल के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हमें कहीं पर भी स्लो डाउन या जो मार्केट का जो रिफ्लेक्शन है वो देखने में नहीं मिला है। हमको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, वो डोमेस्टिक ट्रैवल में भी और उसके अलावा जो है इंटरनेशनल ट्रैवल में भी हमको दोनों जगह बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जो हमने जो नया ट्रेंड देखा है स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक जो हमको देखने को मिला है, वो पहले ये था कि कॉन्सेप्ट रोटी कपड़ा मकान, तो अब जो है रोटी कपड़ा मकान और ट्रैवल वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। तो लोग जो एक भागदौड़ की जिंदगी जीते हैं या स्ट्रेसफुल माहौल में काम करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि लोग हॉलिडे को जो है एक तरीके से
मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और जिस हिसाब से हमारे वहाँ लॉन्ग वीकेंड्स हैं या हॉलीडेज हैं या एग्जाम के बाद जो लोगों को स्ट्रेस बस्टर का एक बहाना चाहिए, उसके लिए हॉलीडे जो है एक नेसेसिटी बन रहा है। तो हम अधिक से अधिक ये देख रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा हॉलीडेज के बहाने तलाश कर रहे हैं और हॉलीडे कर रहे हैं। तो कहीं पर भी मुझे इस तरीके की कमी देखने को नहीं मिल रही है। उसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, भले ही कुंभ प्रयागराज में हो रहा हो, महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, लेकिन उसके अलावा जो इन एंड अराउंड के जो शहर हैं, वो जैसे आपका लखनऊ है या आपका अयोध्या है, आपका वाराणसी है, इन शहरों में भी ये मूवमेंट जो है, जो लोग अपनी ट्रिप्स को एक्सटेंड करते हैं, वो भले ही एनआरआईज हैं या फॉरेनर्स हैं या जो हमारे डिफरेंट स्टेट से जो इंडियंस जो हमारे भारतीय ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग ट्रिप्स को एक्सटेंड करते हैं। तो जो ट्रैवल है वो खाली कुंभ तक सीमित नहीं रहता है, उसके अलावा भी लोग जो है वो बाकी लगे हुए शहरों में अपने ट्रिप्स को एक्सटेंड करते हैं, जो एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो कुंभ है, ये तमाम जो बड़े शहर हैं प्रयागराज के आसपास के लिए समृद्धि का भी महाकुंभ बनने जा रहा है। नीरज जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।